हाय लव यू। आज की जो हमारी वीडियो है वो बेस्ड है आपके उस स्कीम पे जो इस स्कीम की अनाउंसमेंट हाल ही के दिनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले से की गई है। बहुत मायने रखता है उस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन। बहुत दिनों से डिमांड था कि कुछ ऐसा रोल बैक किया जाए अपने पुराने स्कीम को लाने के लिए। तो पुरानी स्कीम तो नहीं आई हूबहू, लेकिन कुछ उसमें अमेंडमेंट करके एक नई स्कीम की घोषणा की गई और ये कहा गया कि वो स्कीम 1 अप्रैल 2025 से इम्प्लीमेंट हो जाएगी। द नेम ऑफ द स्कीम इज़ यूपीएस, दैट इज़ यूनिफाइड पेंशन स्कीम। देखिए, हम और आप कोई भी अगर गवर्नमेंट प्रिपरेशन करता है, सोचता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे नज़रिए हैं जिनको देख के किसी का भी इंटरेस्ट हो जाता है कि चलो गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहिए। पहला है कि हमारी जो फिनेंशियल सिक्योरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है जो सोशल वेटेज हमें मिलता है वो है। और अल्टीमेटली आप अगर पॉक्स फैसिलिटीज़ है ना, इन चीज़ों को छोड़ दें तो हम ये देखते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट व्हाट नेक्स्ट। तो उस चीज़ों को अगर देखें तो हमें लगता है कि हमें पेंशन तो मिलना चाहिए, सो दैट आफ्टर रिटायरमेंट हमारे पास वो स्टीयरिंग होनी चाहिए जिस स्टीयरिंग को पकड़ के हम अपने आगे के जीवन को जी सकते हैं। तो वो जो स्टीयरिंग है उसका पुराना जो नाम था उसका नाम था ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसको बार बार है ना जिसको बार बार कहा जा रहा था कि इसी ओल्ड पेंशन स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन चूँकि ट्रेजरी पे बहुत ज़्यादा आपका प्रेशर पड़ रहा था तो 2003 में आपके ओपीएस को बंद कर दिया गया और ओपीएस की जगह जिस नई स्कीम की शुरुआत की गई वो स्कीम 1 जनवरी 2004 से इम्प्लीमेंट हो गया। उसका नाम दिया गया नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस। और 2004 के बाद 2025 में नई पेंशन स्कीम की शुरुआत लगभग 21 ईयर्स के बाद होने वाली है और उसी का नाम दिया गया है, एक मध्यम मार्ग अपनाया गया है ओल्ड और एनपीएस के बीच का, और नाम दिया गया है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट का जो अपोजिशन है उसमें से कुछ ऐसे आपके स्टेट हैं जिन्होंने इधर तो ओपीएस को इम्प्लीमेंट कर दिया है या फिर उनका ये एजेंडा है कि हम ओपीएस को लाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पंजाब हो गया, है ना, राजस्थान हो गया। ये वो स्टेट्स हैं जो आपके इधर तो ओपीएस को लाने की बात कर रहे हैं, प्रपोज्ड हैं, या फिर एक दो ने तो अनाउंसमेंट भी कर दिया है। तो आने वाले समय में इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने एक बड़ा, आप कह सकते हैं, एक मिडिल पाथ निकाला है ओपीएस और एनपीएस के बीच का। और इस पाथ में, इस यूपीएस में क्या है, तो 1 बाय 1 करके हम देखेंगे कि क्या इस यूपीएस में ऐसी खास बात है जो हमें थोड़ा तो रिलीफ देता है ना। एनपीएस में जो बातें नहीं थी वो बातें आपके यूपीएस में है, जिसको आप कह सकते हैं कि मतलब एक सेटिस्फैक्शन तो ओपीएस की तरह ही नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो रिलीफ देने वाला एजेंडा है, जो पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पे रखा गया है। तो 1 बाय 1 करके हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपको जानने के लिए इम्पोर्टेंट हैं, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिसको समझ के आप चल सकते हैं कि आपकी जो फ्यूचर है, आपकी जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है, वो अब थोड़ी सी सिक्योर आपको दिख रही, और क्या ये यूपीएस बैंक में इम्प्लीमेंट होगा। क्योंकि जो हमारे बैंकिंग एक्सपीरियंस है, जो बड़े व्यूअर हैं हमारे, वो तो बैंक वाले ही हैं, तो उनके मन में ये होगा कि सर क्या एनपीएस को रिप्लेस बैंक में भी किया जाएगा और क्या बैंक में भी इम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे पहले एक लाइन में मैं आंसर बताऊँ कि बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। बैंक की अपनी के पे कमीशन है, बैंक का सारा जो फॉर्मूले हैं, जो फंडा है, वो अलग है। तो ये जो यूपीएस की बात है ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें चेंज करने के लिए कहा है। क्लियर। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट रिलेशन आपके बैंकों के साथ नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे ओपीएस को खत्म करके एनपीएस लाया गया तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बैंक ने भी उस एनपीएस को एक्सेप्ट कर लिया। सिमिलरली माय एक्सपीरियंस, जो जहाँ तक मेरी नज़र है वहाँ से ये भी आपको दिखता है कि जैसे आपकी एनपीएस को ख़त्म किया जा रहा है, नहीं ख़त्म किया जा रहा है ऑलमोस्ट, लेकिन उसकी जगह एक नई यूपीएस को लाया जा रहा है, तो क्या बैंक में ये लाया जाएगा? आंसर इज़ यस, बैंक में लाया जाएगा।
ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में 1 अप्रैल 2025 से शुरुआत होगा, तो उसी समय बैंकों में शुरुआत हो सकता है ना हो, थोड़े दिनों के बाद हो, लेकिन आएगा। क्या ऐसी खास बात है आपकी यूपीएस में? तो 20 ऐसे पॉइंट हैं जिसमें मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि ये बातें आपके यूपीएस में खास हैं। पहला तो है कि कौन से ईयर में इंप्लीमेंट होगा। तो ईयर की बात मैंने आपको बता दी कि यूपीएस विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर 2025 फ्रॉम 1 अप्रैल। जो फिनेंशियल ईयर होगी उसमें ये इम्प्लीमेंट किया जाने का प्रावधान आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के हवाले से बता दिया गया है। क्लियर? तो पहली बात मैंने ये बताई। दूसरी बात में आप जानने के ये जो आपकी यूपीएस होगी ये किसको बेनिफिट पहुंचाएगा। तो यूपीएस का डायरेक्ट बेनिफिट आपके सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को होगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जहां तक स्टेट गवर्नमेंट स्टेट्स को भी बोला है कि आप भी यूपीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को इसका डायरेक्ट बेनिफिट होगा। क्लियर? तो यहाँ पे जैसे एनपीएस आपके चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सेक्टर के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए था, बट यूपीएस इज बेस्ड इज मेनली फोकस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। क्लियर? थर्ड में मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता दूं, तो फुल फॉर्म तो 3-4 बार मैंने अभी तक बोल दिया गया है। यूपीएस स्टैंड फॉर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। फोर्थ में मैं आपको इस यूपीएस को इम्प्लीमेंट करने के पीछे जिस कमिटी का बड़ा हाथ है उस कमिटी का नाम बताता हूँ। कमिटी नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त सचिव रह चुके हैं, नाम है टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन कमिटी के रिकमेंडेशन के आधार पे इस मिडिल पाथ आप कह सकते हैं ओपीएस और एनपीएस के बीच के मध्य मार्ग का रास्ता इस टीवी सोमनाथन साहब ने चुना, और इनकी कमेटी के रिकमेंडेशन पे एक यूपीएस का नया स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट किया जाने वाला है। क्लियर? तो 4 बातें अभी तक मैंने आपको बताई हैं। फिफ्थ में आप जाने कि ये जो यूपीएस है इसमें डिफाइंड कंट्रीब्यूशन और डिफाइंड बेनिफिट है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि हम क्या कंट्रीब्यूट करेंगे वो फिक्स है, और डिफाइंड बेनिफिट का मतलब ये है कि हमें क्या बेनिफिट मिलने वाली भी है वो भी फिक्स है। एनपीएस में ऐसी बात नहीं थी। एनपीएस में डिफाइंड कंट्रीब्यूशन वाज ओनली फिक्स, हमें कितना मिलेगा, डिफाइंड बेनिफिट हमें आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज कितना हमें मिलेगा, रिटर्न कितना मिलेगा, पर मंथ पेंशन कितनी मिलेगी, इसका कोई भी लेखा जोखा आपके एनपीएस में नहीं था। तो एनपीएस को आप कह सकते हैं एनपीएस वाज ओनली बेस्ड ऑन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन, हाउएवर दिस यूपीएस इज फॉर डिफाइंड कंट्रीब्यूशन एज वेल एज डिफाइंड बेनिफिट। क्लियर? तो बड़ी बात है आपके इस यूपीएस में हमें कितना सिक्योरिटी एक दी गई है ना। जो आपके एनपीएस में अनसिक्योर्ड था कितना मिलेगा पता ही नहीं है, मार्केट के साथ लिंक है, मार्केट का क्या होगा वो पता नहीं, इक्विटी मार्केट का चूंकि लिंक थी, बट इस यहाँ पे एक डिफाइन कर दिया गया भाई इतना मिलेगा। कितना मिलेगा वो थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको कितना मिलने वाला है, कितना मिलेगा। तो यहाँ पे एक फिक्स्ड आपको पेंशन मिलने वाली है ना, इसमें कहते हैं ना कि गारंटेड पेंशन मिलने वाली है। यही आपकी ओपीएस में बातें थी, ये ओपीएस में भी गारंटेड पेंशन मिलने वाली थी। ओपीएस में एक चीज था कि एम्प्लॉई से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता था, है ना, और यूपीएस में एम्प्लॉई से भी कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा, आपसे भी कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा। तो ये ही एक बड़ा ड्रॉबैक रह गया है। अगर ये आ जाता कि एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन हटा दिया जाए, है ना, रोल ओवर कर दिया जाए, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट और कह सकते थे आपकी कि ओपीएस ही आ गया है, लेकिन ऐसी बात नहीं हुई। तो यहाँ पे गारंटेड पेंशन की बात की गई है, और गारंटेड पेंशन कितना मिलेगा तो आप जान लें कि आपको गारंटेड पेंशन आपके लास्ट 12 मंथ जब आप रिटायर कर रहे हैं, लास्ट 12 मंथ ड्रॉन सैलरी के एवरेज का 50% आपको मिलेगा। क्लियर? फिर से बोलता है 50% ऑफ एवरेज 12 मंथ लास्ट 12 मंथ सैलरी आपकी क्या होगी तो गारंटेड पेंशन होगी। इस गारंटेड पेंशन का बेनिफिट लेने के लिए एक एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशन में मिनिमम 25 ईयर्स ऑफ सर्विस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस फिक्स किया गया है कि आपको अगर फुल यूपीएस का बेनिफिट चाहिए तो एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ सर्विस होनी चाहिए, तो आपको फुल बेनिफिट ऑफ यूपीएस मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी बात इंप्लीमेंट की जाने वाली है, वो ये है कि यहाँ पे गारंटेड मिनिमम पेंशन को फिक्स कर दिया गया है, दैट इज 10,000 रुपीज, है ना। तो जैसे अटल पेंशन योजना है ना, उसमें भी मिनिमम पेंशन को फिक्स किया गया है कि भाई आपको इतना पेंशन मिलेगा ही। वैसे ही
इस यूपीएस में भी मिनिमम पेंशन को फिक्स कर दिया गया है, 10,000 रुपीज़ आपको मिलेगा, बट मिनिमम लेंथ ऑफ सर्विस इज 10 ईयर्स। तो अगर आपको यूपीएस का पूरा बेनिफिट चाहिए 25 ईयर्स काम करना पड़ेगा। अगर आपको यूपीएस का मिनिमम बेनिफिट चाहिए, लिस्ट और गारंटेड बेनिफिट चाहिए, तो 10 ईयर्स का सर्विस आपको देना पड़ेगा। लेकिन ओवर एंड अबव ऑफ 10 ईयर्स और बिलो 25 ईयर्स के सर्विस के बीच में आपने अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा है, तो फिर जो प्रोपोर्शनेट आपको पेंशन है वो आपको दिया जाएगा। जैसे 25 ईयर सर्विस कर रहे हैं तो 50% आपको दिया जा रहा है ना। तो वैसे ही आप अगर 20 ईयर सर्विस करेंगे तो हो सकता है उसके प्रोपोर्शन में 40% आपको आपके सैलरी का दिया जाए। तो ये प्रोपोर्शन की बातें हैं, है ना। थोड़े से और गाइडलाइन अवेटेड हैं जो आने के बाद आपको और भी सरल तरीके से मैं आपको बता दूंगा। बट यहाँ पे जाने का, अगर आप 10 साल से ऊपर आपने काम किया, 25 ईयर से बिलो आपने काम किया, तो प्रोपोर्शन में आपको जो पेंशन है वो दिया जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताई है। दूसरा, किस टाइप के पेंशन आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे 3 टाइप के पेंशन दिए जाने वाले हैं। एक सिर्फ अगर मैं किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हूँ तो जब तक मैं जीवित रहूँगा तो मेरे लास्ट 12 मंथ के सैलरी के 50% मुझे मिलेगी। अगर मैं नहीं रहा तो मेरे जो स्पाउस होंगे उन्हें 60% जो मैं लेता था उसका मिलेगा। सपोज मेरी सैलरी जब मैंने छोड़ा उस समय 1 लाख थी, तो मुझे उसका 50% मतलब 50,000 उसका मिलेगा। अगर मैं ना रहा तो मेरा 50,000 का 60% मतलब 30,000 मेरे स्पाउस को मिलेगा। तो ये सेल्फ तो आपको बता दिया, फैमिली भी आपको बता दिया कि फैमिली को 60% ऑफ माई लास्ट ड्रॉन पेंशन मिलेगा। और थर्ड है मिनिमम पेंशन। तो 3 टाइप की पेंशन को यहाँ पे लाया जा रहा है। क्लियर। उसके बाद आप जाने कि जो लमसम अमाउंट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम रिटायर होते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि कुछ लमसम अमाउंट हमें मिलना चाहिए। तो लमसम अमाउंट का भी यहाँ पे दायरा रखा गया है। दैट इज 1/10 ऑफ लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी पर 6 मंथ ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। तो ये लमसम अमाउंट यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है, ये भी मिलेगा, है ना। तो 1/10 ऑफ जो भी आपने सर्विस कंप्लीट किया पर 6 मंथ के हिसाब से ये लमसम अमाउंट भी आपको दिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आप जाने कि जो कंट्रीब्यूशन होगी, ये कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा एक फैक्टर है। वो कंट्रीब्यूशन जो है यूपीएस में वो 10% है, और जो एम्प्लॉयर मतलब गवर्नमेंट की जो कंट्रीब्यूशन होगी वो 18.5% होगी। मतलब आफ्टर ए मंथ जो कंट्रीब्यूशन आपके फंड में आएगा वो 28.5% आएगा। 10% आपका एज एम्प्लॉई और 18.5% गवर्नमेंट का एज एम्प्लॉयर। तो 28.5% एक मंथ की जो आपकी एक्यूमुलेशन होगी वो आपके पेंशन फंड में चली जाएगी। अर्लियर इट वाज 14%। शुरुआत में तो ये 10% ही था एनपीएस में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, बाद में उससे बढ़ा के 14% कर दिया गया, है ना। अभी यूपीएस में आप देखें 18.5% कर दिया गया है। क्लियर। दूसरी बात जाने कि यूपीएस में कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। एनपीएस में सबसे बड़ी जो डर थी वो रिस्क की थी कि हमें कितना मिलेगा पता ही नहीं है, गारंटेड नहीं है कितना मिलेगा। हमने पूरा 60 साल तक काम किया और हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमें 50,000 मिलने वाला है, हमें 40,000 मिलने वाला है। मार्केट को कौन देखता बैठेगा, है ना। तो रिस्क फ्री आपकी पेंशन आपको मिलेगी आफ्टर 60 ईयर्स। ये सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं ना कि आपको राहत देने वाला न्यूज़ है। जो भी एम्प्लॉई होंगे किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, सबसे बड़ा जो राहत देने वाला फैक्टर है वो यही है कि गारंटेड पेंशन की बात यहाँ पे कही गई है, रिस्क फ्री पेंशन की बात यहाँ पे कही गई है ना। मार्केट किसी भी कंडीशन में हो, गवर्नमेंट देगी तो देगी। क्लियर। नेक्स्ट आपको बता दूं कि ना सिर्फ रिस्क फ्री है बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एज पर सीपीआई इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई इंडेक्स, जो भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पे आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आपका पेंशन बढ़ेगा, विच इज बेस्ड ऑन योर डियरनेस रिलीफ। जैसे आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आपके बेसिक के साथ साथ आपको डियरनेस अलाउंसेस मिलता है जो आपके महंगाई पे बेस्ड होता है, सीपीआई इंडेक्स पे बेस्ड होता है। तो आफ्टर रिटायरमेंट दिस डीए विल बी कन्वर्टेड इनटू डीआर, दैट इज डियरनेस रिलीफ, है ना। तो यही सबसे बड़ी बात है कि ये आपके जो पेंशन होगी वो इन्फ्लेशन के साथ टैग रहेगी, लिंक रहेगी। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, आपकी डियरनेस रिलीफ
बढ़ेगी और आपके पेंशन बढ़ती चली जाएगी। क्लियर? तो ऐसा नहीं कि फिक्स अगर 50,000 हो गए तो अक्रॉस टिल यू लाइव आपको 50,000 ही मिलेगी, नहीं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी आपकी डियरनेस रिलीफ बढ़ेगी, आपका पेंशन का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। क्लियर? तो ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो टैक्सेशन की बात है, थोड़ी सी यहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ और भी चीज़ें गवर्नमेंट के हवाले से आनी चाहिए। तो टैक्सेशन पे यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा अर्ली स्टेटमेंट मेरा होगा। तो टैक्सेशन की बात मैं यहाँ पे अपने पास रख लेता हूँ, जो मैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपके साथ शेयर करूँगा जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आपके उस प्रॉपर चैनल के साथ आ जाएगी कि टैक्सेशन में क्या एडवांटेज दिया गया है यूपीएस कंट्रीब्यूटर को। तो टैक्सेशन को मैं यहाँ पे होल्ड कर देता हूँ, बट टैक्सेशन विल बी द important and major point while comparing in between UPS and NPS. क्लियर? अंत में आप जान लें कि विड्रॉल की जहां तक बात है तो यूपीएस यू कैन नॉट विड्रॉल टिल योर रिटायरमेंट। एनपीएस में ये बातें थी कि आप 20% ऑफ योर एक्यूमुलेशन आप विड्रॉ कर सकते थे। तो ये वो पॉइंट हैं जिस पॉइंट के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि यूपीएस एक बड़ा रिलीफ है उनके लिए जिन्होंने 2004 के बाद गवर्नमेंट ज्वाइन किया, गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन किया और एनपीएस पे काम कर रहे थे, जिनकी आफ्टर रिटायरमेंट कुछ जो पेंशन थी वो अनसर्टेन थी। तो यहाँ पे एक बेंचमार्क फिक्स कर दिया गया है, तो एक बड़ा रिलीफ है। आई होप कि ये यूपीएस विल बी इम्प्लीमेंटेड इन बैंक एज अर्ली एज पॉसिबल आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप कि you are very much clear about the advantage and about the benefit of this UPS Unified Pension Scheme. Next year 1st of April से ये स्कीम आपकी धरातल पे आ जाएगी। तो इस वीडियो के लिए इतनी ही बात हम करेंगे। If you are new on this channel, do like, share and please subscribe. Thank you so much for watching this important video.